दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुमन गुड इवनिंग, शिषपाल गुड इवनिंग, राकेश इंडियन आर्मी, बिमला, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ओके सर, इतना लेट? अरे दोस्तों काय का लेट है, 5 मिनट लेट हो दोस्तों। गजब इंसान आप लोग यार, क्या बात करते हो, बड़ी बेइज्जती करते हो आप लोग तो। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। अब पहले तो मेरे को बता दो दोस्तों कि आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही, ये बता दो, जिससे मैं आगे क्लास। सर क्या हो गया आज क्लास को? बेटा आज क्लास को कुछ नहीं हुआ, क्लास चल रही है दोस्तों, ठीक है। आवाज़ आ रही सबको दोस्तों? ओके सर, अब मार साहब बन के दिखाएंगे। ओके, अब की बार मार साहब बन के दिखाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे नहीं, इस बार हम टीचर बन के दिखाएंगे। ऐसे बोला करो, मार साहब शब्द ऐसे मत बोला करो, अच्छे शब्द बोला करो कि इस बार हम टीचर बन के दिखाएंगे, और वो भी डॉक्टर मुकेश पंचोली परिवार के साथ है। ओके, और मुकेश पंचोली परिवार आप लोगों का स्वागत करता है ऑफिशियल ऐप पर दोस्तों। ये क्लास आपकी ऑफिशियल ऐप पर होती है, और बाद में दोस्तों कुछ बच्चों के लिए यूट्यूब पर भी अपन डाल देते हैं दोस्तों। ओके, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यस सर आ रहे, चलो आ जाओ, अब सेशन शुरू करें। देखो मैं तो अपना टॉपिक चला था राष्ट्रीय है। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने स्लाइड्स से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मैं समझ सर लिखा के पढ़ा हूँ, ये समझ लो कि मैं लिखा के ही पढ़ा रहा हूँ। टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ओके, देखिए मित्रों, सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर रहे थे, और राष्ट्रीय आय को लेकर हमने कल बताया था कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज हम आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय का अर्थ, कि एक्चुअल में राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। मैंने कहा दोस्तों कि एक वित्तीय वर्ष में, यहां पर वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित, इसका मतलब उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वो उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस परिभाषा में आपको सामने जो क्या क्या चीजें आ गई, देखो इस परिभाषा में ये समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय आय का जो संबंध है वो एक तो वित्तीय वर्ष से होता है, ओके, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च से होता है। राष्ट्रीय आय का संबंध उत्पादन से होता है, उत्पादन से संबंधित, विक्रय से कोई लेना देना नहीं। विक्रय चाहे हो या ना हो, डजन मैटर, उत्पादन होना चाहिए। और एक संबंध अंतिम मूल्य, कि अंतिम मूल्य को शामिल करेंगे, और किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा वो उसकी प्रकृति पर, उसके उपभोग करने के स्तर पर निर्भर करता है। ओके, आगे तो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तो राष्ट्रीय आय के अर्थ में लिखा कि एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है, मतलब उस देश की नेशनल इनकम कहलाती है। इसमें दोस्तों एक तो वित्तीय वर्ष की बात आती है, एक उत्पादन की बात आती है, और एक अंतिम मूल्य की बात आती है। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं आपको समझा दूं कैसे। अगर मान लो मैंने 100 वस्तुओं का उत्पादन किया और उनमें से 80 वस्तुओं को बेच दिया, और 20 वस्तुएं अगर स्टॉक में है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करते समय 100 वस्तुओं के मूल्य को शामिल करेंगे। स्टॉक में रखी गई वस्तुओं के मूल्य की बात यहां पर नहीं आएगी। ओके, 100 वस्तुओं के उत्पादन मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। एक बात और समझाता हूं दोस्तों, कई बार तुमसे कोई पूछे कि प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य को, प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य को, प्रारंभिक स्टॉक का जो मूल्य होता है क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है क्या? तो तुम कहोगे वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टॉक की राशि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। भाई सीधी सी बात है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए प्रारंभिक स्टॉक होगा, तो अपन जानते हैं कि प्रारंभिक स्टॉक वो होता है जिसका उत्पादन पिछले साल कहीं हो चुका है। और राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन से, प्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे वो बिके चाहे नहीं बिके, इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उस स्टॉक के मूल्य को उस वर्ष राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है जिस वर्ष उसका उत्पादन होता है। बात क्लियर सबको? बात क्लियर? चलो यहां पर हम नोट नंबर 1 लिखेंगे। नोट नंबर 1 रहेगा कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे, जो भी हम उत्पादन करेंगे, वो उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ओके, तो अपन का फिर दूसरा इंपॉर्टेंट नोट होता है, नोट नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए, मतलब कि एक ही वस्तु की डबल कैलकुलेशन ना हो जाए, दोहरी गणना से बचने हेतु उत्पादित जो भी वस्तु या सेवा होती है उसके अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो प्रश्न बनता है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन से मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? तो दोस्तों अंतिम मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? दोहरी गणना से बचने के लिए, डबल कैलकुलेशन ना हो, दोहरी गणना ना हो, दोहरी गणना से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में दोस्तों उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम मूल्यों को शामिल किया जाता है। और अंतिम मूल्य दोस्तों वो मूल्य होता है जिसमें अब कोई मूल्य ऐड नहीं होने वाला। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों। ओके, फिर अपन दोस्तों यहां तक बात करें तो यहां तक की बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक के पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। मैं समझाता हूं कैसे, देखो सुनिए। मान लो दोस्तों ये एक किसान है, ये एक किसान है, किसान के द्वारा मान लेते हैं कि गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने पर जो लागत आती है मान लो 100 रुपए आती है। किसान इस गेहूं को दोस्तों मंडी में ले जाता है। दोस्तों अगर मंडी में ले जाता है वहां पर इसको 120 रुपए में बेचता है। मंडी वाला दोस्तों उसको फुटकर व्यापारी को देता है, फुटकर व्यापारी को दोस्तों 150 रुपए में देता है। ओके, 150 रुपए। और फुटकर व्यापारी दोस्तों इसे उपभोक्ता को देता है, उपभोक्ता को 200 रुपए में। तो इस गेहूं का जो अंतिम मूल्य है वो दोस्तों कितने रुपए? 200 रुपए। तो राष्ट्रीय आय की गणना जब भी की जाएगी तो 200 रुपए को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। 200 रुपए को राष्ट्रीय आय में शामिल अपन करेंगे। क्लियर? क्यों अपन इन मूल्यों को शामिल नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये कौन सा मूल्य है? ये मध्यवर्ती मूल्य है। ये आपका मध्यवर्ती मूल्य है। ये भी आपका कौन सा मूल्य है? मध्यवर्ती मूल्य है। मध्यवर्ती मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दोस्तों एक ही वस्तु का डबल कैलकुलेशन ना हो, एक ही वस्तु की दोहरी गणना ना हो, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमेशा अंतिम मूल्य को या उनके बढ़े हुए मूल्य को शामिल किया जाता है। कैसे? जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 रुपए की चीज थी, यहां पर 20 रुपए हमने ऐड किए, यहां पर 30 रुपए हमने ऐड किए और यहां पर 50 रुपए ऐड किए, टोटल मिला के हो गए 200। तो राष्ट्रीय आय की गणना में हम 200 रुपए को शामिल करेंगे। ये किस में होता है दोस्तों? ये मैं आपको बताऊंगा उत्पाद विधि में। इसीलिए उत्पाद विधि का दूसरा नाम है मूल्य वर्धित विधि। उत्पाद विधि को मूल्य वर्धित विधि भी हम कहते हैं। दोस्तों इसको उतारना नहीं है, केवल इसको समझना है, ये उतारने का काम नहीं है। तो इसे मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि में क्या होता है? उत्पादित वस्तु के बढ़े हुए मूल्य को, यानी बढ़े हुए मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो कई बार तुमसे कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन से मूल्यों को शामिल किया जाता है? अंतिम मूल्यों को शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? दोस्तों एक ही वस्तु की डबल कैलकुलेशन ना हो, एक ही वस्तु को 2 बार हम ना जोड़ दे, एक वस्तु की कैलकुलेशन करते समय 2 मूल्य शामिल ना हो, इससे बचने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम मूल्यों को शामिल किया जाता है। दोस्तों अब यहां से एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है 2 बार। अब तक के इतिहास में दोस्तों यहां से 2 बार एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है। कौन सा? मैं बोल के बताता हूं। अगर दोस्तों तुमसे कह दे कि राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना हो जाती है तो क्या किया जाना चाहिए, उसका समायोजन कैसे होगा, यह प्रश्न आता है। मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं। देखो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया था। देखो ये आपका क्वेश्चन आया होता, राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना होने पर, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना होने पर, ओके आगे, दोहरी गणना होने पर समायोजन होगा। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना करने पर समायोजन होगा। ओके, समायोजन कैसे किया जाएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बता दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अंतिम मूल्यों में से
अंतिम मूल्यों में से, या अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय आय में से, राष्ट्रीय आय में से, राष्ट्रीय आय में से मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, ओके, राष्ट्रीय आय में से मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मूल्यों को, मध्यवर्ती मूल्यों को घटाकर, मध्यवर्ती मूल्यों को घटाकर, ओके, इस प्रकार से हम कैलकुलेशन यहां पर करेंगे। ओके, आगे तो दोस्तों अगर मैं तुमसे कह दूं दोस्तों कि अगर दोस्तों राष्ट्रीय आय में डबल कैलकुलेशन हो जाती है, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना हो जाती है, तो दोहरी गणना होने पर उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, उसका समायोजन कैसे होगा, उसका समायोजन होगा दोस्तों राष्ट्रीय आय में से जो भी मध्यवर्ती मूल्य है उसको आप घटा दो, अपने आप समायोजन हो जाएगा। कैसे? अब आप एग्जाम्पल देखो, जैसे अपन ने किया कि भाई देखो एग्जाम्पल ऐसे तो किया था अपन ने, तो कैसे किया था, अपन ने बताया कि भाई किसान के पास गेहूं की कीमत 100 थी, मंडी तक पहुंचा तो कीमत हो गई 120 की, मंडी से पहुंचा 150 में और उपभोक्ता तक 200 में पहुंचा। मान लो राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए ये मूल्य भी शामिल हो गया और ये भी हो गया, तो 150 प्लस 200 टोटल कितने हो गए 350, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय कितना है 350। अब इसका मतलब एक ही वस्तु को डबल कैलकुलेट कर लिया, दोहरी गणना होगी, तो क्या करें, तो इस 350 में से आप मध्यवर्ती मूल्य, ये मध्यवर्ती मूल्य हटा दो, तो दोस्तों आपका बच जाएगा 200, ये राष्ट्रीय आय हो जाएगी। तो बस सिंपल सा ये प्रश्न एग्जाम में आया था और ये एक बार नहीं 2 बार आपका एग्जाम में आया था। और दोस्तों यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड की भी औकात नहीं होगी कि जो हमने पढ़ा दिया उससे बाहर वो प्रश्न पूछ ले। हम एग्जामिनर को इतना दोस्तों जकड़ लेंगे कि वो 10 बार सोचे कि हम पेपर बनाए तो बनाए कहां से बनाए। पेपर बनाने की दोस्तों मतलब एक एग्जामिनर को दोस्तों सोचने समझने की शक्ति को खत्म करना है, उसकी सारी औकात दिखानी है कि तू बड़ा पेपर कहां से बनाता, तेरी हिम्मत बना कहां से बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम मुकेश पंचोली चैनल से पढ़ रहे हैं और मुकेश पंचोली के ऐप से पढ़ रहे हैं, तो ये जोश तो अपने अंदर होना चाहिए दोस्तों। बताइए मैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, इससे ज़्यादा टिपिकल वो पूछ नहीं सकता, इससे ज़्यादा टिपिकल बन नहीं सकता। तो जो क्या क्या बन सकता है यहां पर दोस्तों आगे तो अपन कह सकते तो यहां तक की बात करें दोस्तों, ओके आगे आएगा, ठीक है। अब देखो तो यहां तक जाके राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना होने पर समायोजन किया जाएगा कि भाई राष्ट्रीय आय में से जो मध्यवर्ती मूल्य है वो घटा दो, ऑटोमेटिकली समायोजन हो जाएगा, बात खत्म दोस्तों। तो ये बात समझ आएगा आप लोगों को। अब देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 अच्छे से सुनाएगा। नोट नंबर 1 कहता है कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है और वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बात क्लियर। नोट नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए, क्योंकि अगर तुमसे कोई पूछ ले राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी समस्या यही है, एक ही वस्तु की डबल कैलकुलेशन हो जाती है, एक ही वस्तु को 2-3 बार हम कैलकुलेट कर देते हैं, यही बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, ये बड़ी दिक्कत है दोस्तों, ये राष्ट्रीय आय की बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो एक ही वस्तु की डबल कैलकुलेशन हो जाती है दोस्तों, ये राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी समस्या होती है। इससे बचने के लिए क्या होता है, उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, दैट्स ऑल। अब देखो आगे, ओके अगला पॉइंट आता है, अगला नोट देखो, नोट नंबर 3, ये तो कोई काम का नहीं, इसको छोड़ो। नोट नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है ना वो एक प्रवाह अवधारणा है। ओके, राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक प्रवाह अवधारणा है जो चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को क्या करती है, शामिल करती है। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं आगे, ओके आगे, ओके क्लियर दोस्तों आगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा होती है वो एक प्रवाह अवधारणा होती है, फ्लो कॉन्सेप्ट होती है। अब तुम कहो सर ये क्या बीमारी है, फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इसका मतलब केवल उत्पादन से संबंध रखती है, केवल उत्पादन से संबंध रखती है, केवल उत्पादन से संबंध रखती है, विक्रय से कोई मतलब नहीं, विक्रय से कोई मतलब नहीं, विक्रय से कोई मतलब नहीं, चाहे सेल हो चाहे सेल ना हो, डजंट मैटर, उत्पादन चालू वर्ष में होना चाहिए, चाहे वो बिके या फ्लो चलते रहना चाहिए, फ्लो चलते रहो, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ दोस्तों। तो कहते हैं राष्ट्रीय आय क्या मतलब होता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय आय की जो कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वो एक प्रवाह अवधारणा है, यानी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक अवधारणा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब उत्पादन से है, वो विक्रय हो या विक्रय ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना। ओके, अब देखो मित्रों एक क्वेश्चन कैसा आया था और बच्चों ने क्या गलती की थी, ये देखो
क्वेश्चन ऐसा आया था एग्जाम में, राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, ऐसे क्वेश्चन था। ओके सुनो, मैं वापस लिख रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों। मैं आपको साथ के साथ इंडिया में जो प्रश्न आए हुए हो सब बताऊंगा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, ये प्रश्न आया था। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों प्रवाह अवधारणा। ऑप्शन नंबर ए था प्रवाह अवधारणा। ओके, ऑप्शन नंबर बी था आप लोगों का स्टॉक अवधारणा, स्टॉक अवधारणा आपकी थी। ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों आप लोगों का ए व बी दोनों, ए व बी दोनों मतलब आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी था मूल्य अवधारणा। दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न 2 बार अब तक एग्जामों में आरएस के अंदर पूछा गया दोस्तों। ओके, तो कहने का तात्पर्य हुआ दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा कौन सी अवधारणा है, ये प्रश्न पूछा गया था। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, क्या आंसर करते हैं? वो आंसर सी करके आते हैं क्योंकि मजे मजे में करते हैं, जबकि गलत है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है वो कौन सी अवधारणा है? प्रवाह अवधारणा। अब प्रश्न यह आता है कि इसको प्रवाह अवधारणा क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय आय का संबंध उत्पादन से है, विक्रय से राष्ट्रीय आय का कोई लेना देना नहीं। विक्रय चाहे हो या ना हो, डजंट मैटर, चाहे माल बिके या ना बिके, उत्पादन चालू वर्ष में होना चाहिए। चालू वर्ष में जितना भी उत्पादन होगा वो राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये अवधारणा एक प्रवाह अवधारणा है। स्टॉक से इसका कोई लेना देना नहीं, विक्रय से इसका कोई लेना देना नहीं। तो अपन कह सकते हैं ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये तो गया आपका पहला टॉपिक, राष्ट्रीय आय का अर्थ, कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। और राष्ट्रीय आय के संबंध में जो इंपॉर्टेंट नोट थे, तीनों नोट मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर तो कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं दोस्तों। ओके, चलिए आ जाओ मित्रों, अब बात करेंगे दोस्तों अपन राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ये सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। ओके, साथ के साथ कॉपी और पेन लेकर बैठो ना आप लोग भाई, साथ के साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे हो ना, बस साथ के साथ याद करते जाओ दोस्तों। इकोनॉमिक्स का जो डर तुम्हारे अंदर है ना, उस डर को तो मैं ऐसा खत्म कर दूंगा कि तुमको इकोनॉमिक्स का एक बेस्ट टीचर बना के छोड़ूंगा कि हाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा क्या है ही नहीं टिपिकल, साला 2 कोड़ी का सब्जेक्ट है। अब देखो, राष्ट्रीय आय की हम अवधारणाओं की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, पहले तो इसको समझो कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा होती क्या है, इसको समझना जरूरी है भाई। मैं सीधा सा कह दूं, कोई व्यक्ति है, उसको अपन उसके जन्म से लेकर उसके मरने तक उसको अलग अलग प्रकार से जानते हैं। जब जन्म लेता है तो वही बालक होता है, फिर बड़ा होता है तो लड़का होता है, शादी होती है तो दूल्हा बनता है, फिर पिता बनता है तो सॉरी बाप बनता है तो पिता कहलाता है, फिर शादी उसकी बेटी की शादी होती है तो ससुर बनता है, फिर दोस्तों दादा बनता है, परदादा बनता है। मतलब आदमी एक है, लेकिन समय के आधार पर उसका नाम बदलता जा रहा है, उसका कैरेक्टर बदलता जा रहा है, बस वो उसका अवधारणा है। जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग अलग विचारों से, अलग अलग मतों से या अलग अलग तथ्यों के साथ हम जब इसकी स्टडी करते हैं, उसी को राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहते हैं। अब उसको अपन अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों में उसको जानते हैं। कोई इसको जीडीपी के रूप में जानता है, कोई इसको जीएनपी के तौर पर जानता है, कोई इसको एनडीपी के तौर पे जानता है, कोई इसको एनएनपी के तौर पे जानता है, कोई पर कैपिटा इनकम के तौर पे जानता है। मतलब अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग प्रकार से समझा है। एक्चुअल में शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है ये तो मैं आगे डिस्कस करेंगे, पहले अपन को यह समझना है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा होती क्या है। तो मैंने क्या लिखा है दोस्तों, जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग अलग विचारों के साथ, अलग अलग विचारों, धारणाओं, मतों के साथ अध्ययन किया जाता है, मतों के साथ अध्ययन किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहा जाता है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, रिपीट करता हूं। मैंने कहा जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को, राष्ट्रीय आय के मीनिंग को अलग अलग विचारों के साथ, अलग अलग मतों के साथ, अलग अलग अवधारणाओं, अलग अलग मतों या अलग अलग अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों उन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कहा जाता है। वो नेशनल इनकम की अवधारणाएं हमारी कहलाती है, वो राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहलाती है। और ये अवधारणाएं कौन कौन सी है? पहली अवधारणा का नाम है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। ओके,
ओके देखा, तो अपन कह सकते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, पहली बात तो ओके। दूसरा होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल वाला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। दोस्तों इसे हम जीएनपी के नाम से जानते हैं, जीएनपी के नाम से इसे जाना जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको जीएनपी के नाम से जानते हैं ओके। तो देखो राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद, अभी अपन डिस्कस करेंगे पूरा कि जीडीपी क्या होती है। सेकंड होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी किसे कहते हैं ओके। तीसरी अवधारणा का नाम है शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एनडीपी के बारे में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि एनडीपी के बारे में। फिर पढ़ेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। फिर बात करेंगे दोस्तों पर कैपिटा इनकम के बारे में, पर कैपिटा इनकम यानी पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे खर्च योग्य व्यक्तिगत आय, और इससे पहले एक पॉइंट आएगा व्यक्तिगत आय, हम व्यक्तिगत आय के बारे में भी बात करेंगे। तो ये 7 प्रकार की अवधारणाएं हैं जिनको राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के नाम से हम जानते हैं ओके। एक एक को डिस्कस करेंगे, एक एक को समझाऊंगा और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे डेटा लिखाऊंगा। जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है दोस्तों ओके। बिल्कुल दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछिए, बिल्कुल फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। जो कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी के बारे में। सेकंड सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि जीएनपी के बारे में। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब कि एनडीपी के बारे में। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि एनएनपी के बारे में। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम के बारे में। इसके अलावा पर्सनल इनकम के बारे में और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये 7 प्रकार की अवधारणाएं हैं दोस्तों जिनको अपने को समझना है। जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों में इसको जानते हैं, अलग अलग प्रकार से हम इनको अपन समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो अपन देखो क्या क्या कह सकते हैं, सुनिए दो। सबसे पहले जीडीपी को समझेंगे, फिर जीएनपी को समझेंगे, फिर एनडीपी को, फिर एनएनपी को, फिर प्रति व्यक्ति आय को, फिर व्यक्तिगत आय को, फिर खर्च योग्य व्यक्तिगत आय को। 7 प्रकार की इन अवधारणाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये 7 प्रकार की अवधारणाएं हैं दोस्तों जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले। इन 7 प्रकार की अवधारणाओं को समझकर हम दोस्तों नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये तो आपने समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या होती है। तो मैं बता चुका कि जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग अलग विचारों के साथ साथ, अलग अलग मतों के साथ साथ या अलग अलग तथ्यों के साथ साथ जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उन विचारों को, तथ्यों को और मतों को राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की अवधारणा में 7 प्रकार के पॉइंट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। जीडीपी मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी मतलब कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी मतलब कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनएनपी मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय ओके, व्यक्तिगत आय और दोस्तों खर्च योग्य व्यक्तिगत आय ओके। इनके बारे में बात करेंगे। अब आ जाओ दोस्तों, अब हम बात करेंगे जीडीपी। दोस्तों आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, खूब जाना होगा, खूब समझा होगा कि जीडीपी क्या होती है। और आपने देखा होगा जीडीपी के बारे में दोस्तों कि इस साल सरकार ने जीडीपी का अनुमान 2022-23 में जो जीडीपी का जो अनुमान लगा है, यानी आर्थिक वृद्धि दर जो सरकार ने तय की है, आर्थिक वृद्धि दर जो सरकार ने तय की है वो 6.4% ऑन जीडीपी तय की है। ये आंकड़ा अपने काम आएगा, हालांकि मैं बताऊंगा बाद में इसके बारे में ओके। देखिए मित्रों, जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी मतलब सुनो, मैं अगर इसको आडू भाषा में और अपनी लैंग्वेज में समझाऊं ना तो ये समझ लो, देश की भौगोलिक सीमा में, मतलब अपने देश की भौगोलिक सीमा में जितना भी उत्पादन हो रहा है वो पूरा उत्पादन देश की जीडीपी है। उत्पादन चाहे किसने किया इससे कोई लेना देना नहीं है। उत्पादन करने वाला चाहे देश का व्यक्ति हो चाहे विदेश का व्यक्ति हो, चाहे देश की कंपनी हो चाहे विदेश की कंपनी हो, उत्पादन भारत की भौगोलिक सीमा में होना चाहिए। तभी तो आपने देखा था दोस्तों 25 अगस्त 2014
25 अगस्त 2014 मेक इन इंडिया कार्यक्रम बनाया था सरकार ने। क्यों? बनाओ भारत, उत्पादन भारत की भौगोलिक सीमा में होना चाहिए अगर जीडीपी को बढ़ाना है तो। जीडीपी का मतलब दोस्तों विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में उत्पादन और भारत की कंपनियों के द्वारा भारत में उत्पादन, उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे साथियों कि एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा में जो भी हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जीडीपी का मतलब देश की भौगोलिक सीमा से दोस्तों, देश की भौगोलिक सीमा से संबंधित रखती है जीडीपी दोस्तों। ओके, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं जीडीपी का मतलब होता है देश की, तो मैंने यहाँ पे नोट डाल के क्या लिखा कि जीडीपी मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद का जो संबंध होता है वो देश की भौगोलिक सीमा से, नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। नागरिक चाहे वो भारत का हो चाहे भारत के बाहर का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहां पर नागरिकों का मतलब किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, नागरिक का मतलब किसी कंपनी से भी हो सकता है, नागरिक का मतलब किसी संस्था से भी हो सकता है, इनसे कोई मतलब नहीं। ये चाहे भारत के हो चाहे भारत के बाहर के हो, इनसे कोई लेना देना नहीं दोस्तों, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं कह सकता हूं जीडीपी का मतलब दोस्तों देश की भौगोलिक सीमा से होता है। देश की भौगोलिक सीमा में किया गया टोटल उत्पादन देश की जीडीपी कहलाता है। नागरिक चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो चाहे कहीं का भी हो, कोई मैटर नहीं करता, नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। नागरिक चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो चाहे कोई भी हो, इससे कोई मतलब यहां पर नहीं है। ओके, ये बात आपको याद रखनी। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि इसके लिए मैंने नोट नंबर 2 क्या बताया, नोट नंबर 2 ये बताया दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि आपकी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रकार की मदों को हम सम्मिलित करते हैं। जीडीपी में केवल 2 ही प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। पहली मद देश के नागरिकों के द्वारा कहां उत्पादन, देश में उत्पादन, मतलब कि भौगोलिक सीमा देश में होनी चाहिए। दूसरा, विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन, विदेशी नागरिकों के द्वारा कहां उत्पादन, देश में उत्पादन, मतलब नागरिक चाहे देश का है चाहे विदेश का हो, कंपनी चाहे भारत की है चाहे भारत के बाहर की, कोई भी स्थिति हो, उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा में होना चाहिए, वही देश की जीडीपी कहलाते, उसी को देश की जीडीपी कहलाते हैं। नागरिक चाहे देश का है, नागरिक चाहे विदेश का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उत्पादन जो है मित्रों देश की भौगोलिक सीमा में होना चाहिए, उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा का हिस्सा होना चाहिए, यह बात याद रखना। फिर अपन कहते हैं नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 कहता है किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रगति का सूचक सकल घरेलू उत्पाद की दर को माना जाता है। आर्थिक विकास की दर का जो सूचक है वो दोस्तों जीडीपी को ही माना जाता है। अभी मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जीडीपी पर डिपेंड करता है। भाई कोई भी देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जीडीपी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा देश की जीडीपी होगी वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा, और जिस देश की जीडीपी जितनी कम होगी वो देश उतना ही अविकसित होगा। मतलब कि दोस्तों कोई देश विकसित है या अविकसित है वो वहाँ की जीडीपी पर डिपेंड करता है। वहाँ की जीडीपी के आधार पर दोस्तों उसे देखा जाता है, जीडीपी के आधार पर वो चीज़ आती है दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रगति का जो सूचक होता है वो दोस्तों वहाँ की जीडीपी को माना जाता है, जीडीपी की दर को ही माना जाता है। ओके दोस्तों, अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, ये तो आपका लेटेस्ट डाटा, देखो यहां पर अपन कैसे थे, ये 2000, अब इसको काट देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों 22-23 की बात करेंगे, और 22-23 में आर्थिक वृद्धि दर जो रखी गई दोस्तों वो 6.4% रखी गई, 6 पॉइंट। तो वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के तहत बताया गया कि देश के आर्थिक वृद्धि दर का वृद्धि दर 6.4% अनुमानित रखी गई है, और वर्ष 2024 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित करने की बात आ रही है, यानी भारत को विकसित देशों की श्रेणी में हम शामिल कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं, इस नोट को तो आपको लिखना है, क्या लिखोगे
कि वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के तहत यह बताया गया है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर का जो प्रतिवर्ष जो है वो 6.4% रहेगी, जो वर्ष 2024 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। अगर ऐसी रहती है तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा। यह बात आपके सामने यहां पर आ जाती है। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को सुनना, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूं। पहले बताओ दोस्तों, जो मैंने अभी बोला वो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि अब मैं आपको दो बातें सिखाऊंगा यहां पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जहां से प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। अब देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, इकोनॉमिक में दो शब्द आते हैं, एक तो होता है आर्थिक वृद्धि, एक तो होती है आर्थिक वृद्धि, ओके, और एक होता है आर्थिक विकास। ये दो शब्द आपके इकोनॉमिक्स में आते हैं, आर्थिक विकास। ये दो शब्द इकोनॉमिक्स में हमेशा काम में आते हैं, एक आर्थिक वृद्धि और एक आर्थिक विकास। ओके, पहले इन दोनों को समझ लो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों को समझ लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। दोस्तों, मैं आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ाए जाऊं और तुम बस कॉपी भरे जाओ, मतलब कि तुम वृद्धि तो कर रहे हो भाई, तुम्हारी वृद्धि तो हो रही है, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि विकास नहीं हो रहा। कोई मिल गया में ऋतिक रोशन, लंबा तो हो रहा था, ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चा ही था, दिल तो अभी भी बच्चा ही था, मतलब कि दोस्तों विकास नहीं हो रहा था। बस ये समझ लो, समझ आ रही है। देश में उत्पादन हो रहा है, बनाए जाओ, लेकिन फिर भी निर्धनता है, फिर भी बेरोजगारी है, प्रति व्यक्ति आय फिर भी कम है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा। यही हुआ इसका मतलब, ग्रोथ तो हम कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। तो डेवलपमेंट कब होता है? वृद्धि के साथ साथ और चीजों में भी सुधार हो, वृद्धि के साथ साथ देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, बेरोजगारी का रेशियो कम हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, तो अपन कह सकते हैं कि वृद्धि के साथ साथ हम विकास कर रहे हैं। अगर मैं तुमको पढ़ाऊं और पढ़ाने के साथ साथ तुमको याद भी कराऊं और कक्षा के समय तुम्हें उसको याद भी कर लो, तो कह सकते हो कि मजा आ गया, हमारी वृद्धि भी हो रही है और हमारा विकास भी हो रहा है। इसका मतलब हम पढ़ भी रहे, हम लिख भी रहे और हम एग्जाम में टॉप भी करेंगे, तो हमारा क्या हो रहा है? विकास भी हो रहा है। यही हुआ इसका मतलब भाई, इसका मतलब यही तो हुआ। तो अब सुनो मजेदार बात। ओके, आया मजा? अब देखो और मजा आएगा। अब आओ देखो मजा। देखो, मैंने लिखा आर्थिक वृद्धि, सुना मैं तो, हालांकि इसको मैं आगे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक है छोटा सा, इसको पूरा, एक होती है आर्थिक वृद्धि और एक होती है आर्थिक विकास। अब सुनो, आ रहा है मजा। देखो, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, सुनिए दोस्तों। वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि ये एक मात्रात्मक पहलू होती है। ये कौन सा पहलू होती है? मात्रात्मक पहलू होती है। ओके, और विकास जो होता है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक पहलू होता है। ओके, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक पहलू होता है। ओके, वृद्धि जो होती है, वृद्धि का जो सूचक है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय। ये प्रश्न एग्जाम में हजारों बार आया, हजारों बार, प्रति व्यक्ति आय। और विकास का जो सूचक है वो दोस्तों, विकास का जो सूचक है वो किसे माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है आपकी जीडीपी को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्थिर मूल्यों की जीडीपी को, स्थिर मूल्यों की पर कैपिटा इनकम को, स्थिर मूल्यों की जीडीपी को। यह धारणा, चालू मूल्यों के आधार पर कभी भी कोई गणना नहीं होती। और स्थिर मूल्यों का मतलब होता है आधार वर्ष। कौन सा वर्ष? आधार वर्ष। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है? 11-12। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो 2011-12 को बेस मानकर चलती है। 2011-12 की कीमतों को आधार मानकर हम दोस्तों देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये पॉइंट याद कर लेना, एक प्रश्न आपका एग्जाम में छप जाएगा आराम से। कैसा? क्योंकि डाउट क्लियर होगा। देखो तुमसे क्या पूछेगा, अभी बताता हूं एग्जामिनर कैसे पूछता है, एग्जामिनर की औकात क्या होती है। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? जीडीपी। और जीडीपी का मतलब तुम समझ ही गए, जीडीपी का मतलब देश की भौगोलिक सीमा से होता है। ओके, और जीडीपी में हम दो प्रकार की मदों को शामिल करते हैं, एक तो देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन और एक विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन।
तो जीडीपी में दो प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, देश के नागरिकों के द्वारा देश में किया गया उत्पादन और विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में किया गया उत्पादन। ओके, स्थिर मूल्यों की जो जीडीपी होती है वो आर्थिक विकास का सूचक होती है और स्थिर मूल्यों की पर कैपिटा जो इनकम होती है वो आर्थिक वृद्धि का सूचक होती है। दोस्तों ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? दोस्तों समझ में आ रहा है अच्छे से भाई सभी को? आप सभी लोग दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर लाइव पढ़ रहे हो। इस लाइव क्लासेस के माध्यम से कोई भी डाउट हो आराम से पूछो। पहली बात तो दोस्तों डाउट रहेगा ही नहीं, मत माने डाउट रखूंगा ही नहीं। आपको बिल्कुल सिलेबस की रिक्वायरमेंट के आधार पर और एग्जामिनर की सोच के आधार पर और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा पढ़ाऊंगा। एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाने दूंगा और इससे बाहर तुमको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब चलो दोस्तों आ जाओ। देखो प्रश्न ऐसा आता है दोस्तों, ऐसा देखो, ऐसा प्रश्न आता है आर्थिक विकास का सूचक है। यह प्रश्न आ जाता है आर्थिक विकास का सूचक है, आर्थिक विकास का सूचक है। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आर्थिक विकास का सूचक है। ओके, आर्थिक विकास का सूचक कौन सा है? अब देखो ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए, चालू मूल्यों पर जीडीपी, चालू मूल्यों पर जीडीपी। ऑप्शन बी रहता है स्थिर मूल्यों पर जीडीपी, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी। ओके, सी ऑप्शन रहता है चालू मूल्यों की पर कैपिटा इनकम, चालू मूल्यों पर पर कैपिटा इनकम। और ऑप्शन डी आ जाता है स्थिर मूल्यों पर पर कैपिटा इनकम, स्थिर मूल्यों पर कैपिटा इनकम। तो अपन कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का सूचक है, आर्थिक विकास का सूचक है। एक चालू मूल्यों पर जीडीपी है, एक स्थिर मूल्यों पर जीडीपी है, एक चालू मूल्यों पर कैपिटा इनकम है और स्थिर। दोस्तों ये तो तुम सबको पता दोस्तों। ओके आगे, ये तुम सबको पता था कि आर्थिक विकास का सूचक दोस्तों किसे माना जाता है? जीडीपी को माना जाता है। लेकिन कौन सी जीडीपी? स्थिर मूल्यों की जीडीपी को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। और ये प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है और मेरा फर्ज बनता है टॉपिक के साथ साथ आपको वो सभी प्रश्न बताते जाऊं जहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, उसकी जितनी औकात है उस औकात को दिखाते हैं। और ये बात तुम पहले समझ चुके कि जीडीपी का संबंध एक तो किससे है? देश की भौगोलिक सीमा से। एक देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी में हम दो प्रकार की मदों को शामिल करते हैं, एक होती देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन और एक होती विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन। अच्छा, ये स्थिर मूल्यों की जो पर कैपिटा जो इनकम होती है ये आर्थिक वृद्धि का सूचक है, ये आर्थिक वृद्धि का सूचक है, ये आर्थिक वृद्धि का सूचक है। तो स्थिर मूल्यों की पर कैपिटा इनकम को आर्थिक वृद्धि का सूचक माना जाता है, ये आर्थिक वृद्धि का सूचक माना जाता है दोस्तों के क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ गई क्या? यहां तक का पॉइंट अगर क्लियर हो गया थम्स अप कर दो कि सर अच्छे से क्लियर हो गया, याद हो गया। अब एक प्रश्न कर ले, आ जाओ दोस्तों। प्रश्न करने से पहले दोस्तों इसका आंसर मैं हटा देता हूं दोस्तों, मजा नहीं आएगा, तुम आंसर टीप लोगे, मजा नहीं आएगा। देखो ये आंसर मैं हटा दिया, अब आ जाओ दोस्तों, अब आएगा मजा। चलो करो, करके दिखाओ। देखो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्पादित जीडीपी की राशि क्या होगी? आपको जीडीपी की राशि बताने, जीडीपी राशि होगा आगे। सर जल्दी कोर्स कराओ सर। दोस्तों ये तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ये ना इस तरह के लोग, अशोक क्या नाम है, अशोक गहलोत। दोस्तों मैं आपको स्ट्रिक्टली कह देता हूं, चलती क्लास में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर इस तरह की हरकत की ना, सर कोर्स जल्दी कराओ, सर बड़ा लिखो, सर छोटा लिखो, पीडीएफ दो, तो मैं उसका कोर्स तुरंत प्रभाव से हटाऊंगा। अशोक गहलोत जी का कोर्स अभी हटा देंगे, क्योंकि बदतमीजी दोस्तों, मैंने इसी बदतमीजी के चक्करों में दोस्तों मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना बंद किया, क्योंकि मैं दोस्तों बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी मर्जी से चलने वाला इंसान हूं, मैं अच्छा कोर्स कराऊंगा। अशोक गहलोत जी बाय बाय, आपका कोर्स आज हट जाएगा, अभी 1 घंटे बाद आपका कोर्स हट जाएगा, और जो आपको करना वो कर लेना। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी दोस्तों। डॉक्टर मुकेश पंचोली चैनल पर दोस्तों बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। यहां पर केवल और केवल दोस्तों उन्हीं बच्चों का सम्मान होगा जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिस बच्चे को वाकई में पढ़ना है। इसलिए दोस्तों मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं लेता था, क्योंकि वहां पर इस तरह के लोग आते थे। अगर यहां पर भी इस तरह के कीड़ा करने वाले लोग आ गए ना, तो दोस्तों फिर मेरा तरीका अलग होगा दोस्तों, ये दाना मेरा तरीका अलग रहेगा। ओके, तो अशोक जी बाय बाय, आगे। अब देखो निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर दोस्तों आपको दोस्तों क्या ज्ञात करना है? जीडीपी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है? जीडीपी आपको ज्ञात करनी है। अब जीडीपी आपको ज्ञात, आगे। ओके,
अपन बात करें जीडीपी, देखो पहला भारतीय कंपनी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन। भाई उत्पादन कहां किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। तो देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादन कितना है? 10,000। तो 10,000 तो आपका ये आ जाएगा, ओके, 10,000 रुपए तो आपके वो आ जाएंगे, क्लियर। विदेशी कंपनी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, कंपनी चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उत्पादन दोस्तों भारत में होना चाहिए। तो ये 20,000 का उत्पादन दोस्तों यहां पर हो जाएगा, ये 20,000 का उत्पादन यहां पर हो जाएगा। जो भी याद करो क्लास में याद करो ना, बाद में पढ़ने की जरूरत कहां पड़ रही है। आगे, भारतीय कंपनी की विदेशी शाखाओं से प्राप्त आय, देखो कंपनी भारत की है लेकिन उत्पादन कहां हो रहा है? विदेश में। तो इसका मतलब भारत की जीडीपी में नहीं आएगा। भाई कंपनी भारत की हो इससे मतलब नहीं है, उत्पादन तो विदेश में हो रहा है ना, तो उत्पादन विदेश में हो रहा है तो ये जीडीपी में नहीं आएगा। चलिए, भारतीय राजदूतों के द्वारा अमेरिका में दी गई सेवाओं से आए। देखो मित्रों सुनना, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन एम्बेसीज के द्वारा अगर कोई सेवा दी जाती है, वो सेवा चाहे कहीं पर भी दी जाए, उसे भारत की ही जीडीपी में शामिल किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भारतीय राजदूतों की जो भौगोलिक सीमा जो होती है ना, वो भारत को ही माना जाता है। तो ये 30,000 भारत की जीडीपी में आएगा। तो सिंपल सी बात है, अमेरिकी राजदूतों की बात आ जाए तो अमेरिकी राजदूतों को भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो सेवा भारत में दे चाहे भारत के बाहर दे। ये सबसे ज्यादा इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट बात थी। तो जितने भी लोगों ने 60,000 लिखा ना, वो सबने अच्छा लिखा, तो इसका आंसर आएगा 60,000 दोस्तों। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे से क्लास ले रखी होगी या मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा कोई ना, ओके। तो यहां पर जो भारत की जीडीपी है वो कितनी आएगी? 60,000। इस पूरे प्रश्न में समझने वाली बात केवल एक थी, भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसीज। और भारतीय राजदूतों का मतलब होता है देश की भौगोलिक सीमा। भारतीय राजदूतों का मतलब होता है देश की भौगोलिक सीमा, ध्यान। तो सिंपल सी बात है, कॉमन ये बात होती है। अशोक गहलोत जी देख, सॉरी नहीं मतलब नहीं। यहां पर दोस्तों एक तो रहता है स्ट्रिक्टली, दोस्तों मैं स्ट्रिक्टली यहां पर मेरे यहां पर दोस्तों रिजल्ट को, ये जो चैनल है ना, ये रिजल्ट को समर्पित चैनल है। और दोस्तों आपको दिखाऊंगा आने वाले समय में कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन कैसे होते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा आगे। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहां पर दोस्तों कितना जाएगा? ये आ जाएगा 60,000। तो भारत की जीडीपी कितना जाएगी? 60,000 आपकी भारत की जीडीपी आ जाएगी, ओके। तो यह समझने की इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय राजदूतों को भारत की ही भौगोलिक सीमा में शामिल किया जाता है, चाहे वो उत्पादन कहीं पर भी करते हो, इससे कोई लेना देना आपका नहीं है दोस्तों, ओके। अब बताओ दोस्तों, आज का सेशन समझ में आया नहीं है? आज मैंने कल आपको 2 बातें सिखाई है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आय का अर्थ और जीडीपी के बारे में, ओके। जैसा मैं कहूं ना, देखो मित्रों, आप ऐसे पढ़ो जैसे कि आप आज पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तुम कहते हो ना सर जल्दी पढ़ा दो, फिर हमको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या रिवीजन करना? कर लो ना, करो। कितना रिवीजन करते हो? मैं करा रहा हूं रिवीजन, तुमको अंगुलियों पर आपको याद करा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट। तो जीडीपी का मतलब देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन। जीडीपी में 2 प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। देश की भौगोलिक सीमा में किया गया मतलब देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन, और विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन, वो देश की जीडीपी होती है। और आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं जीडीपी को, ओके। और अभी इस साल के बजट में जीडीपी कितनी अनुमानित रखी गई है? 6.4%, ओके। 6.4% की ग्रोथ रखी गई है, ओके, क्लियर। तो बताओ आज का सेशन समझ में आया या नहीं? तो हाँ सर, दिमाग में छप गया, ओके। तो आज इतना पढ़ेंगे। कल मैं आपको दोस्तों यहां पर दोस्तों, अब देखो कल मैं आप लोगों को 2 बातें बताऊंगा। अशोक जी सर, मैं गुरु जी सर माफी, बेटा अशोक जी माफी मत मांग, बट देख प्लीज मेरे को मत छिड़क, मैं नहीं कर रहा हूँ, चल ठीक है, माफी मत मांग, रोए मत, परेशान मत हो, बट प्लीज रिक्वेस्ट है। देखो मित्रों, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं ना, तो बस मस्त रहो ना, मेरे पे छोड़ दो ना। मेरी 1 घंटे की क्लास में 2 घंटे की एनर्जी देने वाली क्लास होती है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लिया करो, मैं अपने हिसाब से करा दूंगा शानदार तरीके से। ये गारंटी है दोस्तों, ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि आप लोगों को 30 तारीख तक पूरा कोर्स करा दूंगा, ये मेरा वादा है। 30 अक्टूबर तक हम रीट का कंप्लीट कोर्स कराएंगे आपको, कंप्लीट सारा कोर्स है यूट्यूब डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल पर 30 अक्टूबर तक सारा कोर्स कराएंगे। नवंबर में रिवीजन कराएंगे, दिसंबर और जनवरी में टेस्ट सीरीज देंगे आपको, बस ये हमारा टारगेट है। मेरे को पता है दोस्तों कब क्या करना है, सब पता है, इसलिए डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल है पर मात्र 200-300 रुपए में हमने कोर्स को शुरू किया, ओके। तो आज के लिए विदा चाहूंगा, कल अपन मिलेंगे दोस्तों। कल 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक तो जीएनपी के बारे में और एक जीडीपी और जेएनपी में अंतर के बारे में, ओके। आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं चाहूँ तो आगे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आगे नहीं, इतना ही पढ़ना है। आज जितना पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लेना और अच्छे से पढ़ना, ओके। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।